हाय बच्चा, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू फ्रैक्शन बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं उमर अहद। सो टिल नाउ हमने समझा है सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स को, सर्कुलेटरी सिस्टम के सर्कुलेटरी मैकेनिज़्म को एंड सर्कुलेटरी सिस्टम की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की। अगर हार्ट की हम बात करें उसको हमने समझा है एंड बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमने देखा कि हमारी बॉडी में हार्ट के अंदर कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। सो अभी हम आज लास्ट पार्ट पे पहुंचे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, जहां पे हम कुछ डिजीज़ और डिसऑर्डर्स की बात करने वाले हैं। सो वंस वी आर डन विद दिस तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला चैप्टर भी क्या हो जाता है बेटा, इसके साथ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। तो इस पोर्शन में सबसे पहले आज की जो हम फर्स्ट डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर। अब ये ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है बेटा, ये आप समझिए। पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा कि जब राइट साइड ऑफ हार्ट की हम बात करते हैं तो राइट साइड ऑफ हार्ट में ब्लड राइट एट्रिया में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है और फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है एंड फिर लंग में जाता है ना। सो मीन्स बेटा लेफ्ट राइट वेंट्रिकल जो है, राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करती है बाय क्रिएटिंग सर्टेन प्रेशर, और उस प्रेशर की वजह से बेटा लंग्स के अंदर क्या पहुंचता है, ब्लड पहुंचता है। एंड ये जो प्रेशर राइट वेंट्रिकल अप्लाई करती है बेटा पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर, ठीक है ना। सो जिस प्रेशर की वजह से बेटा फिर पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, ब्लड को लंग में भेजेगी। इस प्रेशर को हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं बिकॉज पल्मोनरी आर्टरी का कोई भी ब्रांच बेटा हमारी बॉडी के आउटर पेरिफेरल पार्ट्स में नहीं देखने को मिलता है। बिकॉज सारी आर्टरीज जो बॉडी की होती है वो डीपली सीटेड होती है बेटा, मतलब वो डीपली प्रेजेंट होती है किसके अंदर, हमारी बॉडी के अंदर। दे आर डीपली सिचुएटेड इनसाइड द मसल्स। सो बिकॉज ये आर्टरी मसल के अंदर है, छुपी हुई है, या ऑर्गन्स के अंदर से छुपी हुई है, तो इसमें हम कोई भी ब्लड वेसल, कोई भी आर्टरी हमको नहीं मिलती है जिसके ऊपर हम क्या कर सके बेटा, कोई इंस्ट्रूमेंट लगा सके, और इस इंस्ट्रूमेंट को लगाने के बाद हम पता कर सके कि हमारे हार्ट ने कितनी स्पीड के साथ, कितनी प्रेशर के साथ ब्लड को पंप किया था। तो राइट एट्रिया के अंदर या राइट वेंट्रिकल के अंदर कोई भी ऐसा ब्लड वेसल कनेक्टेड नहीं है जिसको हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं बेटा, ब्लड प्रेशर कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लकीली बेटा जब हम लेफ़्ट वेंट्रिकल की बात करते हैं तो लेफ़्ट एट्रिया के अंदर ब्लड आता है, फिर वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से वो कहाँ जाता है बेटा, आयोटा में जाता है। तो आयोटा बेटा जब बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है, आयोटा जब सिस्टमिक आर्टरीज में डिवाइड होती है, तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी सिस्टमिक आर्टरीज है जो बॉडी के सेंटर से बाहर निकल के कहाँ पे आती है बेटा, पेरिफेरी पे आती है। जैसे अगर मैं आपको बता दूं फॉर अगर आप अपनी एल्बोज़ की बात करेंगे बेटा, ठीक है, या आपने नेक की बात करेंगे, अगर आप नेक पे अपना हाथ रखेंगे तो आपको वहाँ पे बेटा पैल्पिटेशन दिखाई देता है। आप अपनी एल्बो पे हाथ रखेंगे, पैल्पिटेशन दिखाई देता है। ठीक है। सो ये पैल्पिटेशन यहाँ पे क्यों दिखाई दे रहा है, बिकॉज ये कुछ आर्टरीज बेटा आयोटा से कनेक्टेड है, जो बॉडी ऑल्दो ये आर्टरी इसको डीपली सीटेड होना चाहिए था, इसको बेटा मसल्स के अंदर होना चाहिए था, बट लकीली ये आर्टरीज बेटा बॉडी के बाहर निकल के आती है, और इन्हीं आर्टरीज को हम क्या कर सकते हैं बेटा, यूज़ कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कि हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल कितने प्रेशर से ब्लड को क्या करती है बेटा, पंप करती है इनटू द ब्लड वेसल्स। ठीक है। अब होता क्या एक्चुअल में बच्चा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सबसे पहले ब्लड प्रेशर को डिफाइन करूँ कि ब्लड प्रेशर क्या है, तो आपको ऑलरेडी पता है बेटा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ ब्लड वेसल, मान लेते हैं एग्जाम्पल पे तौर पे लेता हूँ, फॉर ये एक ब्लड वेसल है बेटा। ठीक है। सो दिस इज XYZ ब्लड वेसल बेटा, और ये ब्लड वेसल एक आर्टरी है। ठीक है। अब इस आर्टरी के अंदर जब ब्लड आएगा ना विथ सम प्रेशर बेटा, चाहे वो लेफ्ट वेंट्रिकल ने प्रेशर अप्लाई किया हो या वो राइट वेंट्रिकल ने प्रेशर अप्लाई किया हो, तो जब इस प्रेशर के थ्रू बेटा ब्लड एंटर करेगा इस आर्टरी के अंदर, सो ब्लड जैसे आर्टरी के अंदर एंटर करेगा ना, तो ये ब्लड क्या करेगा, ये इसकी वॉल्स पे कुछ प्रेशर अप्लाई करेगा। मान लीजिए फॉर यहाँ पे ये ब्लड ड्रॉप आया बेटा, और इस ब्लड ड्रॉप को अंदर कौन भेज रहा है, वेंट्रिकल्स भेज रही है, चाहे राइट वेंट्रिकल हो या लेफ्ट वेंट्रिकल हो। कैसे भेज रही है बेटा, बाय जनरेटिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर। अब जब ये प्रेशर बेटा इस ब्लड पे अप्लाई हो रहा है, तो ये इसी प्रेशर की वजह से तो बेटा ब्लड वेसल में एंटर कर रहा है, और जब ये ब्लड वेसल में एंटर करेगा तो ये ब्लड ड्रॉप क्या करेगा बेटा, ब्लड वेसल की वॉल्स पे प्रेशर अप्लाई करेगा बेटा, करेगा कि नहीं करेगा। सो दिस अमाउंट ऑफ प्रेशर जो किसने अप्लाई किया बेटा, इस ब्लड ड्रॉप ने किया या इस ब्लड ने किया बेटा, किसके ऊपर, ब्लड वेसल्स या आर्टरीज की वॉल्स के ऊपर बेटा। इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। यानी ब्लड प्रेशर को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो आप बोल सकते हैं बेटा ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है बेटा जो ब्लड अप्लाई करता है किसके ऊपर, ब्लड वेसल्स की वॉल्स के ऊपर, और वो ब्लड वेसल कौन सी ब्लड वेसल होती है, वो आर्टरी होती है बेटा। सो अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाइड बाय ब्लड, जो ब्लड कहाँ से आ रहा है बेटा, वेंट्रिकल से आ रहा है,
किसके ऊपर बेटा, ब्लड वेसल्स के ऊपर। सो द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स के ऊपर बेटा दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर बेटा। अब ब्लड प्रेशर को अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो मेजर करने के लिए बेटा हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। सो ये आपने बहुत बार घर में भी देखा होगा। दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज स्फेग्मोमैनोमीटर बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, स्फेग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। और स्फेग्मोमैनोमीटर हम क्या अलग करते हैं बेटा, पेशेंट की आर्म पे लगा लेते हैं और फिर पेशेंट की आर्म पे लगाने के बाद बेटा हमें इससे पता चलता है कि पेशेंट की इस आर्टरी में बेटा ब्लड कितने प्रेशर से एंटर कर रहा है, ठीक है ना। सो दैट प्रेशर कैलकुलेशन इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम क्या बोलते हैं बच्चा, हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर जो होता है, बीपी जो होता है बेटा ब्लड प्रेशर, ये याद रखेंगे, ये हमेशा हम किसका कैलकुलेट करते हैं बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल का कैलकुलेट करते हैं। तो ब्लड प्रेशर मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई किया है, और बिकॉज राइट बेटा डायरेक्टली लंग में जाता तो उसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। सो ब्लड प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हम बोलते हैं बेटा ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, जिसमें हम लेफ्ट वेंट्रिकल का सिस्टोलिक प्रेशर लेते हैं। मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल ने जब सिस्टोल दिखाया था तो सिस्टोल दिखाते समय कॉन्ट्रैक्शन के समय बेटा उसने कितना प्रेशर अप्लाई किया वॉल्स के ऊपर बेटा, डिवाइडेड बाय डायस्टोलिक प्रेशर। मतलब जब लेफ्ट वेंट्रिकल ने रिलैक्स किया बेटा, सो रिलैक्स करते समय बेटा रिकॉइलिंग प्रेशर कितना जनरेट हुआ बेटा ब्लड की वजह से, सो दैट इज कॉल्ड एज डायस्टोलिक प्रेशर। सो हमने देखा बेटा एक नॉर्मल अडल्ट के अंदर सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है बेटा वो 120 mmHg होता है, ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है बेटा। एंड डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है बेटा वो 80 mmHg होता है। सो मीन्स एक नॉर्मल पर्सन का जो ब्लड प्रेशर होगा दैट विल बी 120/80 mmHg या 120 सिस्टोलिक प्रेशर एंड 80 डायस्टोलिक प्रेशर। सो ये एक नॉर्मल पर्सन का क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है। तो यही हम यहाँ पे इस पैराग्राफ में देखना चाहते हैं। सो डिफाइन करना चाहते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज अ लैटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय कॉलम ऑफ ब्लड अगेंस्ट वॉल ऑफ आर्टरी। ब्लड प्रेशर क्या है बेटा, ये प्रेशर है जो ब्लड कॉलम अप्लाई करता है किसके ऊपर, आर्टरी की वॉल के ऊपर। कैसे मेजर करते हैं, इट इज़ यूजली मेजर्ड एज द ब्लड प्रेशर इन द आर्टरी ऑफ एल्बो। तो हम एल्बो की आर्टरी को यूज़ करते हैं बेटा बिकॉज ये कनेक्टेड होती है हार्ट के साथ डायरेक्टली या आयोटा के साथ डायरेक्टली। तो इसके अंदर भी प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं बाय एन mercury filled इंस्ट्रूमेंट जिसको हम स्फेग्मोमैनोमीटर बोलते हैं बेटा। और कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम सिस्टोलिक प्रेशर बाय डायस्टोलिक प्रेशर लेते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर 120 है, डायस्टोलिक प्रेशर 80 है। नॉर्मल इंसान का जो ब्लड प्रेशर होगा सो दैट विल बी 120/80 mmHg बेटा। समझ गए ना। सो ये ब्लड प्रेशर की कहानी है बेटा, इसमें कुछ और ज़्यादा है नहीं, बस इतना ही आपको याद रखना है। अब ब्लड प्रेशर बेटा इंक्रीज़ भी हो सकता है और ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कहानी जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई थी। सो एक नॉर्मल पर्सन का ब्लड प्रेशर क्या है बेटा, 120/80 mmHg। अब मान लो फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है बेटा वो रिपीटेडली इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ होने से मेरा कहने का मतलब क्या है कि किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर जो है ना वो कंटिन्यूसली बेटा 140/90 आ रहा है। मतलब 140 सिस्टोलिक प्रेशर आ रहा है एंड 90 बेटा डायस्टोलिक प्रेशर आ रहा है। तो अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर बेटा रिपीटेडली 140/90 आ रहा है, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हाई ब्लड प्रेशर या इसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। तो याद रखेंगे बेटा हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है। सो हाइपरटेंशन मीन्स बेटा हाई ब्लड प्रेशर। अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर रिपीटेडली बेटा रेस्टिंग कंडीशन मतलब वो रेस्ट कर रहा है, तो रेस्टिंग कंडीशन में हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 होता है। मतलब अगर हम रेस्ट कर रहे हैं, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं बेटा, तो रेस्टिंग कंडीशन में आपका रेस्टिंग सिस्टोलिक प्रेशर जो होगा 120 होगा एंड रेस्टिंग डायस्टोलिक प्रेशर जो होगा वो 80 होगा। सो रेस्टिंग ब्लड प्रेशर कितना होगा बेटा, 120/80 होगा। लेकिन अगर किसी पर्सन के अंदर बेटा रेस्टिंग सिस्टोलिक प्रेशर 140 आ रहा है एंड रेस्टिंग डायस्टोलिक प्रेशर बेटा 90 आ रहा है, सो दैट मीन्स बेटा उस पर्सन के अंदर कौन सा हार्ट डिसऑर्डर है, उसके अंदर हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम है या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। समझ गए ना। अब हाई ब्लड प्रेशर बेटा हमारे लिए बहुत खतरनाक चीज़ है, इसको मैं अलग से अभी एक काम करते चलो पहले मैं हाई एंड लो की बात बता, फिर मैं इनको थोड़ा अलग अलग से आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो हाइपरटेंशन आपको क्लियरली समझ आ गया। अब हम दूसरा केस लेते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है जिसको बेटा रेस्टिंग ब्लड प्रेशर आपने कैलकुलेट किया और उसका रेस्टिंग ब्लड प्रेशर जो आ रहा है बेटा वो आ रहा है बेटा रेस्टिंग सिस्टोलिक आ रहा है 110 mmHg एंड रेस्टिंग डायस्टोलिक आ रहा है बेटा 60 mmHg। सो अगर किसी पर्सन के अंदर बेटा रेस्टिंग कंडीशन में
सिस्टोल आ रहा है 110, डायस्टोल आ रहा है 60 बेटा, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज लो ब्लड प्रेशर और इसको हम हाइपोटेंशन बोलते हैं, इसको हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। यानी ब्लड प्रेशर बेटा दो तरीके से हमारी बॉडी में इफेक्ट करता है, इट कैन बी मोर और इट कैन बी लेस। इफ इट इज़ मोर इट इज़ कॉल्ड एज हाइपरटेंशन एंड इफ इट इज़ लेस इट इज़ कॉल्ड एज हाइपोटेंशन बेटा। तो इसको मैं इधर ले आता हूँ प्रॉपर तरीके से समझने के लिए। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बेटा रेस्टिंग ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, रेस्टिंग ब्लड प्रेशर, तो वो क्या होता है बेटा, वो होता है रेस्टिंग सिस्टोलिक प्रेशर बाय रेस्टिंग डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है ना, और ये कितना होता है बच्चा, तो ये एक नॉर्मल पर्सन के अंदर होता है बेटा ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल पर्सन की कहानी है। सो एक नॉर्मल पर्सन के अंदर बेटा रेस्टिंग ब्लड प्रेशर जो होगा, सो दैट विल बी रेस्टिंग सिस्टोलिक प्रेशर बाय रेस्टिंग डायस्टोलिक प्रेशर, तो वो कितना होता है बेटा 120/80 mmHg होता है। अब हम इसकी दो कंडीशंस ले लेते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बेटा किसी पर्सन के अंदर क्या है, आपने पर्सन के अंदर बेटा रेस्टिंग सिस्टोलिक एंड रेस्टिंग डायस्टोलिक कैलकुलेट किया और वो रेस्टिंग सिस्टोलिक जो निकल रहा है बेटा वो निकल रहा है 140 Hg निकल रहा है बेटा रेस्टिंग सिस्टोलिक प्रेशर, और 90 निकल रहा है बेटा रेस्टिंग डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, सो ऐसी कंडीशन को बेटा हम क्या बोलते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। या आसान भाषा में बोला जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज हाई ब्लड प्रेशर बेटा, दिस इज कॉल्ड एज हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो इतना एनसीईआरटी में लिखा हुआ बेटा, ये आप इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। अब हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, तो थोड़ा सा उसको भी एक बार देख लेते हैं, बिकॉज याद रहना चाहिए बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो अगर मैं हाई ब्लड प्रेशर की कॉज की बात करूं, तो पहला कॉज इसका तो ये है बेटा, ये हेरिडिटी हो सकता है। मतलब किसी फैमिली के अंदर बेटा हेरिडिटी में ही ऐसा है कि उनका हाई ब्लड प्रेशर क्या रहता है बेटा, पूरी फैमिली में ज़्यादा ही रहता है। दूसरा बेटा ये हो सकता है बेटा हाई सॉल्ट इनटेक से, अगर आप ज़्यादा सॉल्ट ले रहे हैं बेटा तो हाई सॉल्ट इनटेक से भी आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तीसरा बेटा एक्सेसिव स्मोकिंग से भी होता है। एक्सेसिव स्मोकिंग की वजह से होता है बेटा। ठीक है, ये फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी होता है। अगर आप बेटा स्ट्रेस्ड है, आपको इमोशनली कोई प्रॉब्लम है, फिजिकली कोई ज़्यादा स्ट्रेस आप ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है बेटा, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा ये ओबेसिटी की वजह से होता है। तो मतलब अगर आपकी बॉडी में बेटा ज़्यादा फैट्स है, तो ज़्यादा फैट्स भी बेटा किसका कारण बनते हैं, हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। एक्सेसिव फैट जो होता है बेटा, बॉडी में जब ज़्यादा फैट डिपॉजिट्स जमा होने लगते हैं तो आर्टरीज जो होती है या ब्लड वेसल्स जो होती है बेटा, उनके अंदर ये फैट जमा होगा ओल्ड एज में, जिसको हम एथीरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। या अगर आर्टरीज की इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई बेटा, जिसको हम आर्टेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, दोनों की वजह से क्या हो सकता है बेटा, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। ठीक है,
या किडनी डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। किडनी डिजीज़ बेटा, ठीक है। सो किडनी डिजीज़ का मतलब अगर आपकी किडनी ज़्यादा रेनिन सिक्रीट कर रही है, ज़्यादा एपिनेफ्रीन सिक्रीट कर रही है, ज़्यादा एल्डोस्टेरोन सिक्रीट कर रही है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है बेटा, हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये इसके कॉजेज़ हो गए, ठीक है ना। कॉजेज़ के बाद अगर हम सिम्टम्स देखें कि अगर एक इंसान को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं बेटा। तो पहला सिम्टम तो ये होगा बेटा कि उसमें हेडेक होगा। दूसरा स्वेटिंग होता है बेटा, ठीक है। तीसरा बेटा पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट होता है, मतलब हार्ट घबराने लगता है बेटा, ज़्यादा हार्ट बीट होती है। पैल्पिटेशंस ऑफ हार्ट, ठीक है ना। और इंसान को थका हुआ लगेगा, एग्जॉशन लगेगा, मतलब ऐसे लगेगा बहुत इंसान थक गया बेटा। अब खतरा क्या है इसका, कॉम्प्लिकेशंस क्या है बेटा। इससे डेंजर क्या है हमारे लिए। तो पहला डेंजर ये है बच्चा दैट अगर किसी पर्सन में हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको हार्ट अटैक का खतरा रहता है बेटा, हार्ट अटैक का खतरा रहता है, या उसको स्ट्रोक हो सकता है बेटा। और स्ट्रोक की वजह से क्या हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है, ठीक है। या कुछ पर्सन्स के अंदर बेटा किडनी फेलियर होता है जिसको हम नेफ्राइटिस बोलते हैं। तो ये इसकी बेटा कॉम्प्लिकेशंस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइपरटेंशन। तो एनसीईआरटी में बेटा आपका हाइपरटेंशन दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे हम देखेंगे एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, तो हम बाद में देख लेते हैं। तो हाइपरटेंशन को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं बिकॉज ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं, तो बट फिर भी थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए आपको। हाइपोटेंशन की बात हम करते हैं तो सबसे पहली चीज़ याद रखना है बेटे, पर्सन का ब्लड प्रेशर क्या होगा, रेस्टिंग सिस्टोलिक प्रेशर होगा 110 mmHg, एंड रेस्टिंग डायस्टोलिक प्रेशर जो होगा बेटा वो होगा 60 mmHg बेटा, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है बेटा किसी पर्सन के ब्लड प्रेशर में, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपोटेंशन। और आसान भाषा में बोला जाए तो हाइपोटेंशन को हम क्या बोलते हैं, लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। को हम लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है ना। तो कॉज की सबसे पहले बात करते हैं, क्या कॉज हो सकता है इसका। क्रोनिक एनीमिया, मतलब बॉडी के अंदर ब्लड ही कम है बेटा, क्रोनिक एनीमिया, ठीक है। न्यूरोपैथी, नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है बेटा, डिसऑर्डर है बेटा नर्व्स में, कोई नर्व्स का कोई डिफेक्ट है तो इसको हम न्यूरोपैथी बोलते हैं। हाइपोथायराइडिज्म, मतलब बॉडी के अंदर बेटा थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली काम नहीं करा, थायराइड हार्मोन्स क्या है बेटा कम है। या जिन पर्सन्स के अंदर टीबी होता है और कैंसर होता है बेटा, वो भी नॉर्मली कैसे होते हैं, हाइपोटेंशन वाले होते हैं, ठीक है। और इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है बेटा। तो कॉम्प्लिकेशन इसका सबसे कॉमन वाला जो है बेटा वो होता है सिनकोप। सिनकोप का मतलब होता है कि पर्सन जो है ना वो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है, मतलब उसको पता ही नहीं रहता कि मैं कहाँ पे हूँ क्या हूँ, तो वो थोड़ी देर के लिए बेहोश होगा। सो वो टेम्परेरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो होता है ना, सो टेम्परेरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड एज सिनकोप बेटा। तो ये इसके क्या है, ये इसके डिसऑर्डर्स। तो ये आपका हो गया ब्लड प्रेशर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, फटाफट से पढ़ लेते हैं इसको।
सो हाइपरटेंशन इज़ द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज़ हायर देन नॉर्मल, मतलब 120/80 से ज़्यादा होगा बेटा। इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg का मतलब होता है बेटा सिस्टोल और पंपिंग प्रेशर, 80 का मतलब होता है डायस्टोल और रेस्टिंग प्रेशर बेटा, ठीक है। इफ़ रिपीटेड चेक्स फॉर ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल, अगर रिपीटेडली किसी का 140/90 आ रहा है या इससे ज़्यादा आ रहा है बेटा, इसका मतलब ये हाइपरटेंशन है। एंड हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक हो सकता है, वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, या किडनी में क्या हो सकता है बेटा, नेफ्राइटिस हो सकता है। और मैंने एक्स्ट्रा में आपको हाइपोटेंशन भी बता दिया। सेकंड जो हमारी बीमारी बेटा, दिस इज कॉल्ड एज कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़। अब एक कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ का मतलब क्या होता है ये समझिए आप पहले। आपको याद है मैंने आपको बोला था बेटा कि हमारी बॉडी के अंदर एक ब्लड वेसल ऐसी भी है जो किसको सप्लाई करती है ब्लड बेटा, जो हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। सो दैट ब्लड वेसल बेटा विच सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कॉरोनरी आर्टरी बोलते हैं बेटा। ये तो सभी को पता है बच्चा, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। अब इमेजिन कर लो बेटा कि कॉरोनरी आर्टरी में कोई प्रॉब्लम हुआ कि उसका डायमीटर डिक्रीज़ हो गया, या कॉरोनरी आर्टरी की इलास्टिसिटी बेटा ख़त्म हो गई। सो अगर कॉरोनरी आर्टरी का डायमीटर डिक्रीज़ हो रहा है या कॉरोनरी आर्टरी की इलास्टिसिटी ख़त्म हो रही है, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा बच्चे कि हार्ट को प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं मिलेगा, हार्ट को प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा बेटा। सो ऐसी बीमारी जिसकी वजह से बेटा कॉरोनरी आर्टरी में डैमेज आ रहा है, कॉरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो रही है, कॉरोनरी आर्टरी का डायमीटर डिक्रीज़ हो रहा है, और उसके डिक्रीज़ होने की वजह से हार्ट को प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है बेटा। सो सच डिजीज इज कॉल्ड एज कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़। अब कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए बेटा आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं जो बड़े ज़रूरी है बेटा याद रखना, ठीक है। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ में बेटा दो कंडीशंस आती है। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ की दो कंडीशंस आती है बेटा। वन इज कॉल्ड एज एथीरोस्क्लेरोसिस, ATHERO, एथीरोस्क्लेरोसिस। One is called as atherosclerosis and another is called as arteriosclerosis बेटा, another is called as arteriosclerosis, ठीक है। सो ये दोनों कंडीशन जो है ना बेटा, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं बेटा। एथीरोस्क्लेरोसिस इज अ एग्जांपल ऑफ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, आर्टीरोस्क्लेरोसिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज बेटा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इधर देखिए। अगर हम ध्यान रखना बेटा, इधर की तरफ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ मैं। अगर हम एथीरोस्क्लेरोसिस की बात करें बच्चा, तो एथीरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि पर्सन ओबीस है, पर्सन की बॉडी के अंदर बहुत सारे फैट्स है बेटा। तो क्या हुआ बेटा कि इस पर्सन ने फैट्स को डिपॉजिट करना शुरू कर दिया, किसमें, कॉरोनरी आर्टरी में बेटा। मतलब पर्सन की बॉडी में फैट्स बहुत ज़्यादा थे, तो इसने फैट्स को कहाँ पर डिपॉजिट करना शुरू कर दिया, कॉरोनरी आर्टरी के अंदर डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। तो जब कॉरोनरी आर्टरी के अंदर बेटा फैट्स का क्या होगा, डिपॉजिशन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिशन होगा बेटा, तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से क्या होगा, कॉरोनरी आर्टरी का डायमीटर क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। कॉरोनरी आर्टरी का जो ल्यूमिन है बेटा, उस ल्यूमिन का डायमीटर क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। सो जब डायमीटर डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली हार्ट का ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा बेटा, हार्ट का ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज होगा। और डिक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से हमारा हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है बेटा, हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है बेटा। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एथीरोस्क्लेरोसिस बेटा, समझ आए ना। एंड एथीरोस्क्लेरोसिस एग्जाम्पल है किसका, CD का, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज का। अब इधर देख लीजिए, दूसरा था आर्टीरोस्क्लेरोसिस। अब आर्टीरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है बेटा, डिपोजिशन नहीं होता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन नहीं होगा, बट डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम हो सकता है बेटा। एंड कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से आर्टरी जो है ना वो बेटा अपना इलास्टिसिटिक प्रॉपर्टी लूज करते हैं बेटा, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी होता है बेटा ऑफ कॉरोनरी आर्टरी। अब अगर कॉरोनरी आर्टरी की इलास्टिसिटी खत्म हो गई है, तो मान लो फॉर में कॉरोनरी आर्टरी के अंदर बेटा बहुत फास्ट ब्लड आया, हाई ब्लड प्रेशर आया बेटा, तो ये कॉरोनरी आर्टरी तो बेटा क्या एक्सटेंड नहीं कर पाएगी, ये कॉरोनरी आर्टरी रिलैक्स नहीं कर पाएगी। सो बिकॉज ऑफ नॉन रिलैक्सेशन बेटा कॉरोनरी आर्टरी क्या हो सकती है, ब्रेक हो सकती है। और अगर कॉरोनरी आर्टरी ब्रेक होगा
तो हार्ट का ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा बेटा, ख़त्म हो जाएगा। हार्ट ब्लड फ्लो जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और अगेन क्या हुआ बेटा, हार्ट का डिसऑर्डर हुआ। सो दीज टू कंडीशंस आर कॉल्ड एज CADs बेटा, ठीक है। सो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज ऑफन रेफर टू एज एथीरोस्क्लेरोसिस, तो यहाँ पे खाली एथीरो दिया हो बेटा, बट आप आर्टेरो भी याद रखिए बेटा। जो इफेक्ट करता है वेसल्स को या उन ब्लड वेसल्स को इफेक्ट करता है जो हार्ट को क्या देती है, ब्लड देती है, और वो कौन सी ब्लड वेसल है बेटा, वो कॉर्नरी आर्टरी है। अब हार्ट की मसल को अगर प्रॉपर ब्लड नहीं मिला बेटा, उसकी वजह से क्या होगा, वो हार्ट का मसल काम करना बंद करेगा, हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा। अब ये कैसे होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, अगर कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, अगर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो रहा है तो एथीरोस्क्लेरोसिस, जिसकी वजह से ल्यूमेन डिक्रीज हो जाता है, नैरो हो जाता है, एंड ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। सो दीज आर कॉल्ड एज कॉर्नरी आर्टरी डिजीज बेटा। अब कॉर्नरी आर्टरी डिजीज से होता क्या है, हार्ट मसल डैमेज हो जाती है। हार्ट मसल डैमेज क्यों हुआ, बिकॉज हार्ट को प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिला, प्रॉपर सप्लाई ऑफ ब्लड नहीं मिला बेटा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होगा, ठीक है ना। सो ये होगी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ बेटा एंजीना, ठीक है ना, और एक डिजीज दिया हुआ, दिस इज कॉल्ड एज एंजीना। एंजीना का पूरा नाम है बेटा एंजीना पेक्टोरिस भी इसको बोलते हैं। तो अनदर डिसऑर्डर जो यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या है बेटा, दिस इज एंजीना, या इसको हम एंजीना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। अब ये है क्या बच्चा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी में हार्ट में बेटा कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है, CAD है। तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से क्या होगा, आपके हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा। तो जब प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा, मतलब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा बेटा, इस प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से आपके हार्ट की ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज़ हो जाएगी। और जैसे आपकी हार्ट के अंदर बेटा ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज़ होगी, तो आपकी हार्ट मसल्स क्या करेगी बेटा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करना स्लो डाउन कर देंगी। उनके अंदर बेटा ऑक्सीजन की एब्सेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा बेटा। सो जब ऐसी कंडीशन डेवलप होगी तो आपको एक पेन फील होगा चेस्ट में बेटा, दैट पेन इज कॉल्ड एज एंजीना या एंजीना पेक्टोरिस बेटा, ठीक है। सो याद रहे एंजीना इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंजीना पेक्टोरिस। एंजीना पेक्टोरिस क्या है बेटा, ये खतरनाक दर्द होता है, खतरनाक पेन होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है बेटा, जो किसकी वजह से होता है कि आपकी हार्ट की मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है बेटा। सो बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन द ब्लड सप्लाई एज वेल एज ऑक्सीजन सप्लाई बेटा, आपकी हार्ट के अंदर क्या होने लगता है, पेन होने लगता है। और ये पेन शुरू कहाँ से होता है बेटा, ये नेक से शुरू होता है, फिर ये लोअर जॉ में जाएगा, लोअर जॉ से लेफ्ट आर्म में आएगा, फिर लेफ्ट शोल्डर में आएगा बेटा। तो ये ऐसे पेन फैलता है। तो जब ये पेन फैलेगा, सो इस कंडीशन को हम एंजीना पेक्टोरिस बोलते हैं। और इससे बचने के लिए बेटा पर्सन को क्या लेना पड़ता है, रेस्ट लेना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे आप रेस्ट लेंगे, पेन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एंजीना पेक्टोरिस, ए सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन। तो ये है क्या बेटा, ये खतरनाक चेस्ट पेन है, खतरनाक चेस्ट का दर्द है बेटा, एक्यूट चेस्ट पेन है बेटा। व्हेन नो एनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग, तो ये कैसे होता है, बिकॉज हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही। एंजीना कैन ऑकर इन मैन एंड वुमेन ऑफ एनी एज, ये किसी भी एज में बेटा मेल एंड फीमेल में हो सकता है, बट कॉमनली किन में होता है बेटा, मिडिल एजड पर्सन या एल्डर पर्सन में होता है। इट ऑकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट्स द ब्लड फ्लो बेटा। सो दिस इज कॉल्ड एज एंजीना पैक्ट। और ये याद रखेंगे बेटा, ये दर्द फैलता कैसे, अगर मैं इधर लिख दूँ, सो इस दर्द के फैलने का पैटर्न क्या है बेटा। सो सबसे पहले शुरू होगा नेक से, ठीक है, नेक से फिर जाएगा बेटा लोअर जॉ पे, लोअर जॉ से जाएगा बेटा लेफ्ट आर्म पे, लेफ्ट आर्म से जाएगा लेफ्ट शोल्डर पे। तो ये इसका पैटर्न है फैलने का बेटा। अगर ऐसा जब कुछ हो रहा है तो मतलब आपको हार्ट अटैक होने का खतरा है बेटा। नेक्स्ट जो दिया है बेटा दैट इज हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर क्या है बेटा, तो इसको थोड़ा सा मैं अलग से लेना चाहता हूँ। तीन चीज़ें होती है बेटा, वन इज कॉल्ड एज हार्ट फेलियर। ठीक है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, तो मैं तीनों को अलग अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे। सो एक चीज़ को हम क्या बोलते हैं बेटा, वन इज कॉल्ड एज हार्ट फेलियर बेटा। दूसरे को हम नाम देते हैं बेटा हार्ट अटैक।
हार्ट अटैक बेटा, ठीक है। और तीसरे को हम नाम देते हैं बेटा कार्डियक अरेस्ट। तो इन तीनों में बेटा बेसिक डिफरेंस क्या है आप याद रखेंगे। हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है कि आपके हार्ट ने बेटा ब्लड को पंप करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। नो पंपिंग ऑफ ब्लड, ठीक है ना। सो बोला हार्ट बेटा उतना ब्लड पंप नहीं कर रहा है जो हमारी बॉडी को क्या चाहिए बेटा, काम करने के लिए चाहिए, ठीक है। नो पंपिंग ऑफ ब्लड एनफ टू मीट बॉडी डिमांड्स बेटा, मतलब हार्ट उतना ब्लड पंप नहीं कर रहा है जितना बॉडी को चाहिए काम करने के लिए बेटा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हार्ट फेलियर, या इसको हम बेटा कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं और कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। बिकॉज ये कॉमनली लंग्स के इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है, लंग्स के कंजशन की वजह से होता है। सेकेंड वर्ड जो यहाँ पे लिखा है बेटा दैट इज लिखा है हार्ट अटैक। अब हार्ट फेलियर तो समझ आई गया बेटा। अब हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है बेटा, अगर हार्ट जो है बेटा आपकी बॉडी के अंदर सडनली हार्ट की मसल डैमेज हो गई, बिकॉज हार्ट को प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, प्रॉपर सप्लाई ब्लड नहीं मिला। सो जब हार्ट की मसल सडनली डैमेज होती है बाय इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड, ऐसी कंडीशन को हम बेटा हार्ट अटैक बोलते हैं। सो सडन डैमेज ऑफ हार्ट मसल, डैमेज ऑफ हार्ट मसल by insufficient supply of blood, इसको हम बेटा हार्ट अटैक बोलते हैं, ठीक है ना। एंड लास्ट वाला बेटा कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब हार्ट ने क्या किया, बीट करना बंद कर दे बेटा, हार्ट स्टॉप्ड बीटिंग। तो ये बेसिक डिफरेंस है तीनों के बारे में, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस एटलीस्ट आपको पता रहनी चाहिए बेटा। तो सबसे पहले हम आते हैं हार्ट फेलियर की तरफ, ठीक है। सो हार्ट फेलियर में क्या हो बेटा, हार्ट या हार्ट की मसल को स्लोली वीक हो गई, और वीक होते होते बेटा वो अब एबल नहीं है टू पंप द ब्लड इफेक्टिवली, ठीक है ना, जो बॉडी की डिमांड्स को मीट कर सके बेटा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हार्ट फेलियर। और हार्ट फेलियर का रीज़न क्या होता है बेटा, हार्ट फेलियर का रीज़न होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट मसल डैमेज होगी जिसकी वजह से वीकनिंग आ गया बेटा, ठीक है ना। या कार्डियोमेगाली हो सकता है, मतलब हार्ट का साइज़ क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया। या इसका और एक रीज़न हो सकता है बेटा, वो है कॉन्जेस्टिव कार्डियक, कॉन्जेस्टिव लंग्स भी बहुत सारे, लंग्स में बेटा कोई प्रॉब्लम हुआ, लंग्स में इन्फेक्शन है, तो लंग्स के इन्फेक्शन की वजह से भी बेटा ये बीमारी होती है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर बेटा, ठीक है ना बच्चा। ये हो गया पहला। अब कार्डियक अरेस्ट की मैं बात करता हूँ। कार्डियक अरेस्ट में मैंने बोला था आपको कि ये क्या है, हार्ट बीट स्टॉप हो गई। ये क्यों स्टॉप हुई बेटा, बिकॉज यहाँ पे हार्ट का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम जो है ना वो डैमेज हो गया। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम मतलब ऐसे नोड में प्रॉब्लम आया, ए बी नोड में प्रॉब्लम आया, बंडल ऑफ हिस में प्रॉब्लम आया, सो ये इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट है बेटा। तो जब हार्ट का इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट की वजह से हार्ट बीट करना बंद करता है, दिस इज कॉल्ड एज कार्डियक अरेस्ट बेटा। जब हार्ट बेटा प्रॉपर काम कर रहा है बट प्रॉपर काम नहीं कर रहा है जिसकी वजह से बॉडी को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज हार्ट फेलियर बेटा, ठीक है। और अगर मैं हार्ट अटैक की बात करूं बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्ट मसल सडनली डैमेज हुई,
जिसकी वजह से बेटा प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पा रहा है ब्लड को, बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। सो ये यहाँ पे आपका हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम 110% क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है बेटा, ठीक है। सो विद दिस हमारा ये टॉपिक, ये चैप्टर भी फिनिश हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस। अभी हम जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं बेटा, दैट विल बी द एक्सक्रीटरी सिस्टम बच्चा, ठीक है। तो टिल देन आप इसको प्लीज़ रिवाइज करिए, इसके नोट्स बनाइए। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा दैट विल बी फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड खुदा हाफिज़ बच्चा।